आज मैं आपके लिए लाया एक इम्पोर्टेंट और क्लिनिकली यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे अब्जॉर्बेबल स्टेंट यानी घुल जाने वाले स्टेंट्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है, क्या ये एक्चुअल में रेगुलर मेटालिक वाले स्टेंट से बेटर हैं, किन मामलों में बेटर है, किन मामलों में ख़राब है, इनके साथ क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं और क्यों आज की डेट में ये उतने प्रचलन में नहीं है जितना पहले थे, उस बारे में हम बात करेंगे आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स पर। अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स यानी बेसिकली एक ऐसा स्टेंट जो कुछ समय के बाद नली के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए, गायब हो जाए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि पहले ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि मेटल का स्टेंट जब बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसमें वो मेटल बॉडी के अंदर रह जाता है। वो मेटल जगह के जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ पे उसको जो प्लेस किया जाता है तो वो हमेशा वहीं पे रहता है। स्टेंट बेसिकली एक मेटल की जाली होती है जिसको हम ब्लॉकेज की जगह पर जब प्लेस कर देते हैं तो वो कचरे को साइड पर कर देता है और इलास्टिक रिकॉइल की वजह से नली वापस ना दब जाए या फिर से ना बंद हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेंट वहाँ पे होना ज़रूरी है। स्टेंट अगर वहाँ पे नहीं रहेगा और हम अगर सिर्फ बलून करके नली को फुलाते हैं तो जब हम बलून निकाल देते हैं तो स्टेंट वाली मतलब जो ब्लॉकेज वाली जगह है वो वापस से दब के बंद हो जाएगी। 25 से 40% केस में नली वापस से बंद होने का अंदेशा रहता है, इसलिए स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया था कि ये स्टेंट जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या नली को खोले रखने में मदद करते हैं, इसकी ज़रूरत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। ये 4-6 महीने तक भी अगर अपनी जगह पर अपना काम करे तो उसके बाद स्टेंट अगर वहाँ पे ना भी रहे तो नली अपना शेप मेंटेन करके रखेगी, वापस नहीं दबेगी। दूसरा चीज़ ये है कि स्टेंट के अंदर जो केमिकल का कोटिंग रहता है जो रीब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है, उसका असर भी मैक्सिमम 2-3 महीने तक ही रहता है, वो लाइफ टाइम नहीं रहता है वहाँ पर। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि अगर स्टेंट में केमिकल जो है उसकी 2-3 महीने की ज़रूरत है, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो बचता क्या है, सिर्फ मेटल की भी वैसे 6 महीने की भी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो भी चला जाए, वो भी ऐसा हो कि घुल जाए तो नली में कोई जगह ही का प्रॉब्लम ना रहे। इसमें होता ही है कि अगर एक बार हमने स्टेंट लगाया और वहाँ पे अगर बाई चांस रीब्लॉकेज आता है, नया कोई ब्लॉकेज डेवलप होता है तो उसके ऊपर एक और स्टेंट लगाना पड़ता है क्योंकि पुराना स्टेंट को हम निकाल नहीं सकते, वो वहीं पे प्लेस्ड हो जाता है, चिपक जाता है, उसके ऊपर कोटिंग फिर से आ जाती है। उसके ऊपर अगर हम को दूसरा स्टेंट करना है तो एक और मेटल का लेयर, फिर समझ लो तीसरी बार ब्लॉकेज हुआ तो एक और मेटल का स्टेंट। तो हर मेटल का स्टेंट जो हम लगाते जाएंगे नली के अंदर की जगह कम होती जाएगी क्योंकि मेटल की लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मेटल रहेगा, जितना ज़्यादा फॉरेन बॉडी रहेगा, उतना रिएक्शन का चांस रहेगा, क्लॉटिंग का चांस रहेगा, जगह कम होती जाएगी। इसलिए अब्जॉर्बेबल का स्टेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी फैसिनेटिंग था, ज़्यादातर लोग इसको प्रमोट कर रहे थे और काफ़ी कॉस्टली भी था। कॉन्सेप्ट ये था कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर या सब्सटेंस से हम स्टेंट को बनाएं और उसको हम नली में जहाँ ब्लॉकेज वाली जगह पे है वहाँ पे प्लेस कर दें। थोड़े टाइम के बाद ये स्टेंट अपने आप वहाँ पे घुल जाएगा और वहाँ पे नली अपनी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। बाद में अगर कल को दोबारा भी स्टेंट करना पड़ा तो अगली बार भी बायो एब्जॉर्बेबल लगा सकते हैं स्टेंट, तो जगह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टेंट के मेटल का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेयर बाय लेयर मेटल के जमा होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है, यूज़फुल है। काफ़ी साल पहले अबॉट करके एक कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कुछ स्टडीज़ भी हुए थे जो कि काफ़ी पॉजिटिव थे। उसके बाद ये रूटीनली मार्केट में आना चालू हो गया था, इंडिया में काफ़ी लोगों ने यूज़ किया। एज़ कम्पेयर फॉरेन कंट्रीज़ में जितना यूज़ हुआ उसके कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे फैसिनेटेड थे। जो कॉमन लोगों को भी अपने इंडिया में क्या टेंडेंसी रहती है कि कोई भी नई और फैसिनेटिंग चीज़ हो वो लोग उसके लिए कितना भी पैसा खर्चा करने को तैयार है, भले वो टेक्नोलॉजी अच्छी है चाहे नहीं है, लेकिन लोग नया है तो बेहतर है वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और इसलिए जो भी नया टेक्नोलॉजी होता है उस पर कितना भी पैसा खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में यूज़ हुआ, एक लोगों में भी 2-3 स्टेंट्स अब्जॉर्बेबल वाले लगे। बाद में लेकिन जो इसके साथ डेटा आया वो काफ़ी नेगेटिव था। इस तरह के स्टेंट्स में कई इश्यूज़ होते हैं। एक तो ये स्टेंट जो डिसॉल्वेबल स्टेंट है वो स्टडीज़ ने पाया कि ये स्टेंट थोड़े टाइम के बाद वीक तो हो जाता है, धीरे धीरे करके घुलने लगता है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं घुल पाता। इसके कुछ टुकड़े नली में कुछ अंश रह जाते हैं, जो टुकड़े अंश रह जाते हैं बाद में वो दोबारा क्लॉट बनाने के लिए वहाँ पे एक सबस्ट्रेट बन जाता है कि वो कचरा जो वहाँ पे नली के अंदर पड़ा हुआ है उसमें वापस से क्लॉटिंग हो सकता है। और कई स्टडीज़ में 3-4 साल बाद भी इस जगह पे क्लॉटिंग के चांसेस देखे गए। इनफैक्ट रूटीन स्टेंट जब हम लगाते हैं मेटल का स्टेंट तो उसमें क्लॉटिंग का चांस 1% होता है, लेकिन ये नॉन मेटालिक स्टेंट या ये बायोडिग्रेडेबल स्टेंट डालते तो कचरे की वजह से रीब्लॉकेज का या क्लॉटिंग का चांस 3% होता है। तो ये रेगुलर स्टेंट से 3-4 गुना ज़्यादा रिस्क हो जाता है इसमें, इसलिए इसके रिजल्ट्स कन्वेंशनल स्टेंट से ज़्यादा खराब पाए गए। बिसाइड इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज इसमें बहुत सारे रहते हैं। एक तो ये स्टेंट क्योंकि डिसॉल्वेबल स्टेंट रहता है तो ये इसलिए मेटल का नहीं होता, ये काफ़ी कच्चा होता है। कच्चा होने की वजह से जब हम इनको हार्ड लेजन्स या हार्ड ब्लॉकेज में डिप्लॉय करते हैं तो इनके टूटने या फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत रहता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हार्ड ब्लॉकेज है वहाँ पे अगर मेटल का स्टेंट है तो मेटल तो फिर भी ब्लॉकेज को साइड में करने में
उपयोगी वही हो सकता है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, ताकत अच्छी है, तो ब्लॉकेज को वो अंदर घुसने नहीं देगा, पेनिट्रेट करने नहीं देगा, रीब्लॉकेज होने नहीं देगा। लेकिन ये जो कच्चे स्टेंट्स हैं, वीक स्टेंट्स हैं, इसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हार्ड ब्लॉकेज को अपनी जगह पर रोक पाएँ और उनको अंदर आने से या उनको प्रॉब्लम करने से रोक पाएँ। तो इसमें रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये स्टेंट्स में ताकत नहीं है, ये स्टेंट्स टूट जाते हैं। और जब ये स्टेंट्स टूट जाते हैं तो वो जहाँ टूटा हुआ फ्रैगमेंट है, वो टूटा हुआ फ्रैगमेंट अगर नली में प्रोट्रूड करता है तो उसमें उस जगह पे क्लॉट बनने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा चीज़, ये स्टेंट्स क्योंकि नॉर्मल मेटालिक स्टेंट जो है, जो फ्लोरोस्कोपी मशीन में जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वो स्टेंट का जो मेटल का लेयर है वो मेटल रहता है, इसलिए उसको जो हम रेडिएशन की बीम डालते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो दिख जाता है, हमें उसको देख के उस हिसाब से पोजीशन करके हम डिप्लॉय करते हैं। ये स्टेंट्स में ऐसा प्रॉब्लम है कि ये स्टेंट्स क्योंकि प्लास्टिक या रेजिन टाइप के मटेरियल के बने रहते हैं तो इसलिए इसमें दिखाई उतने अच्छे से नहीं देते हैं। ये स्टेंट्स बेसिकली इस तरह के मटेरियल के रहते हैं कि इनको आप जगह पे पोजीशन अगर करते भी हैं तो भी ये दिखाई नहीं देते हैं, और जब आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर इसमें अंदाज से करना पड़ता है। इसमें कुछ मेटल के मार्कर्स लगाए जाते हैं स्टेंट के आगे और पहले, छोटा सा मार्कर लगाया जाता था, उसको देख के आदमी स्टेंट को पोजीशन को जगह को डिसाइड करके डिप्लॉय कर सकता था। पर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मार्कर की पोजीशन के हिसाब से स्टेंट को डिप्लॉय करना काफ़ी मुश्किल था। मार्कर काफ़ी छोटे होते थे, अगर बड़ा मार्कर डालेंगे तो ऑब्वियसली वो मार्कर भी एक टुकड़े जैसा नली के अंदर सालों साल पड़ा रहेगा, उसमें भी क्लॉट बनेगा, और अगर छोटा मार्कर डालेंगे तो उसकी विजिबिलिटी बहुत कम होगी। तो इवन बहुत अच्छी मशीन्स या बहुत अच्छी हाई क्वालिटी मशीन्स में भी ये स्टेंट्स की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ऑपरेटर को ये स्टेंट्स को डिप्लॉय करने के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। दूसरा ये है कि ये स्टेंट्स जो क्योंकि दिखाई नहीं देते, तो अगर डिप्लॉय करने के टाइम स्टेंट का कोई भाग अच्छे से खुला नहीं है या प्रॉपरली फूला नहीं है या प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं हुआ है तो आपको ऑपरेटर को कुछ नहीं दिखाई देगा वहाँ पे, उसको यही दिखेगा कि नली अच्छे से खुल गई है। तो स्टेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो ऑपरेटर ब्लाइंड रहेगा उससे, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा वहाँ पे, और रीब्लॉकेज का या क्लॉटिंग का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये स्टेंट्स बहुत कच्चे रहते हैं तो इसको हाई प्रेशर से आप डिप्लॉय या डायलेट नहीं कर सकते। इनको डालने, नॉर्मल स्टेंट का क्या होता है, हम बलून से थोड़ी जगह बनाते हैं, स्टेंट को वहाँ प्लेस करते हैं, फुला देते हैं, स्टेंट अपनी जगह ले लेता है। इनके लिए क्या है, जगह पहले बहुत अच्छे से क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि स्टेंट में ताकत बिल्कुल नहीं है, तो ये खुद से जगह नहीं बना पाएगा। वहाँ पे अगर हम बलून से पूरी जगह को डायलेट करके सारे कचरे को साइड में करेंगे तभी इन स्टेंट को हम प्लेस कर सकते हैं। अगर जरा भी घर्षण हुआ इनको प्लेस करने के दौरान तो ये स्टेंट टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। और डैमेज की हुआ स्टेंट अगर हमने बिना देखे, क्योंकि ऑब्वियसली वो दिख भी नहीं रहा हमको कि कहाँ डैमेज हुआ, नहीं देखते हुए अगर उस प्लास्टिक के स्टेंट को हमने लगा दिया तो वो एरिया परमानेंटली, वो स्टेंट में परमानेंटली क्लॉट का एक फोकस बना रहेगा और वो स्टेंट बिल्कुल अच्छा काम नहीं करेगा, रीब्लॉकेज का चांस कई गुना बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इसकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि दिखाई नहीं देता, और ताकत इतनी कम है कि इसको आप हाई प्रेशर पे डिप्लॉय भी नहीं कर सकते। अगर कई बार नॉर्मली क्या होता है, स्टेंट को हम जब डालते हैं तो उसके बाद एक हाई प्रेशर बलून से हम स्टेंट को और डायलेट करते हैं ताकि स्टेंट दीवार से अच्छे से चिपक जाए, ताकि स्टेंट में जो केमिकल की कोटिंग है वो दीवार पर असर करे। अगर दीवार में और स्टेंट के लेयर में अगर गैप रह गया तो केमिकल दीवार पर असर नहीं कर पाएगा और स्टेंट, दवा वाले स्टेंट का जो दवा है वो असर नहीं कर पाएगी। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम था कि क्योंकि स्टेंट प्रॉपरली दिखता नहीं था, तो अगर गैप रह गया तो भी नहीं दिखेगा, और हाई प्रेशर बलून से आप अगर बहुत अग्रेसिवली इसको डायलेट करोगे तो स्टेंट के टूटने या फ्रैक्चर होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली अब ये टूटेगा भी तो भी दिखाई नहीं देगा, तो उसमें और कई गुना प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए स्टडीज़ ने ये शो किया कि इस स्टेंट्स के जो रिजल्ट थे वो रेगुलर स्टेंट के तुलना से कई गुना खराब थे, और इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता था। ये स्टेंट्स को डिप्लॉय करने के लिए इंट्राकार्डियक इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती थी कि वो रेगुलर एंजियोप्लास्टी टेक्निक से तो कुछ दिखेगा नहीं, तो इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग करके आईवैस, जिसे इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, या ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये टेक्निक से हम हाई एडवांस कैथेटर्स और इमेजिंग कैथेटर्स वहाँ ले जाके उसको पोजीशन करके तब स्टेंट को देख पाते थे कि वो स्टेंट प्रॉपर्ली डिप्लॉय हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली ये टेक्निक्स अगर हम यूज़ करेंगे तो रेगुलर एंजियोप्लास्टीज के कंपैरिजन में कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली प्लास्टी तो थोड़ी बेटर होगी लेकिन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो यानी स्टेंट भी कॉस्टली, रेगुलर स्टेंट के कंपैरिजन में स्टेंट्स का कॉस्ट भी कई गुना ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 2-3 लाख के आसपास का स्टेंट का कॉस्ट आता था। और इसको डिप्लॉय करने के लिए अगर इमेजिंग मोडालिटीज़ को यूज़ करेगा तो लाख रुपए ऐड उसका भी हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये स्टेंट्स कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थे, रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है कि स्टेंट्स भले लेटेस्ट है, फैशनेबल है, लेकिन ना तो उसमें हमें रिजल्ट बेटर मिल रहा है, ना पेशेंट को कोई बेटर लॉन्ग टर्म रीस्टेनोसिस का चांसेस उसमें कम हो रहा है, ना ये स्टेंट्स पूरी तरह से घुल रहे हैं, ना इसमें खून पतला करने की दवाओं को कम करने का जो पर्पस था वो सर्व हो पा रहा है,
और डिप्लॉय करने के दौरान भी ऑपरेटर को हेडेक ही बना रहता है, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स अच्छे दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक और मेटालिक स्टेंट के साथ कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों को ऐसा लगता था कि अगर स्टेंट का मेटल पूरी तरह से घुल जाए तो डुअल एंटी प्लेटलेट वगैरह जो डबल खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है लॉन्ग टर्म तक, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर ये मेटल रहता है तो वो क्लॉट ना हो इसके लिए खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है। पर अगर ऐसा स्टेंट है जो पूरी तरह घुल जाए तो मेटल है ही नहीं, तो फिर आपको दवा देने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पेशेंट को ब्लीडिंग रिस्क कम होगा। लेकिन स्टडीज़ ने जब पाया कि रिजल्ट इसका बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि क्लॉट जो ये स्टेंट्स में क्लॉटिंग का टेंडेंसी रेगुलर से और कहीं ज़्यादा था। रीज़न बीइंग कि ये स्टेंट्स के टुकड़े नली के अंदर पड़े रह जाते थे। वो जो छोटे छोटे टुकड़े नली के अंदर इमेजिंग स्टडी से ने डिमॉन्स्ट्रेट किए कि वहाँ पे पाए गए 2 to 3 साल बाद तक भी वो टुकड़े में क्लॉट बनने की वजह से खून पतला करने की दवाई जो हमें डोज कम करना था वो उल्टा और ज़्यादा देना पड़ा, और जहाँ डोज कम किया वहाँ क्लॉटिंग का चांस बढ़ गया। और ये जो टुकड़े हैं इनको इमेजिंग स्टडीज़ ने इवन 3-3, 4-4 साल बाद तक भी डॉक्यूमेंट किया, जबकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये था कि स्टेंट 6 महीने के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हुआ और कंपनी को इसको विड्रॉ करना पड़ा। ये स्टेंट मार्केट में बैन हो गए। अबाउट अब्जॉर्ब 3 ट्रायल का जब डेटा आया तो स्टेंट को मार्केट में से कंपनी ने विड्रॉ करना पड़ा। अभी इस पर रिसर्च वापस चालू हो सकता है अगले कुछ सालों में वापस से रीइंट्रोड्यूस हो, लेकिन अभी के लिए तो ये विड्रॉन है। सेकेंडली जो आपके ये जो नया स्टेंट अब्जॉर्बेबल वाला स्टेंट है, रिसेंटली इंडिया में एक और कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, मेरिल करके। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और एडवांस करके इसको रीइंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये स्टेंट भी अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, कुछ केसेस में डिप्लॉय किया गया है, इसलिए इसका भी कैसा डेटा है वो आगे कुछ टाइम जाएगा तो ही पता चलेगा। एज ऑफ नाउ इसके साथ भी बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए रूटीन केसेस में हम इनको डिप्लॉय नहीं करते। आज के डेट में भी ये बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया भर में मेटालिक स्टेंट्स 99% या 99 से भी ज़्यादा % केसेस में यूज़ होते हैं, और लेस दैन 1% ऑफ द केसेस में ही नॉन मेटालिक या ये बायोडिग्रेडेबल स्टेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए नया है तो बेहतर है वाला कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं होता। इसमें नई टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। हो सकता है अगले कुछ सालों में वापस से रीइंट्रोड्यूस हो, लेकिन एज ऑफ नाउ इसका उतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है और इसको यूज़ करना आज के डेट में उतना फ़ायदेमंद नहीं है। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि बायोडिग्रेडेबल या बायोअब्जॉर्बेबल स्टेंट्स क्या होते हैं, वो किस तरह से एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसके बेसिकली 3-4 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो बहुत कच्चे स्टेंट होते हैं, पूरी तरह से घुल नहीं पाते, टुकड़े नली के अंदर रह जाते हैं। स्टेंट्स बहुत कच्चे हैं इसलिए डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो गया वो पोर्शन दिखता नहीं है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ख़राब है, और डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इमेजिंग मोडालिटीज़ यूज़ करनी पड़ती है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल घाटा ही घाटा है, फ़ायदा नहीं है एज ऑफ नाउ। इसलिए ये स्टेंट्स अभी तो मार्केट से आउट हो गए, इन फ्यूचर हो सकता है वापस से आए, पर एज ऑफ नाउ अभी तो ये टेक्नोलॉजी उतनी फैशनेबल नहीं है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े, इधर उधर लोगों के पास डिस्कस नहीं करना पड़े, आपको गूगल में बहुत सारे आर्टिकल्स ना पढ़ना पड़े, या डॉक्टर्स के पीछे नहीं भागना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल रहे, ताकि आप उसको फ़ायदा उसका ले सके और उसको अपने पेशेंट के लिए उसको बेटर यूज़ कर सके, पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमें कुछ और टॉपिक्स पर फ्यूचर में वीडियोज़ बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि हम उनको फ्यूचर में कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। आई गिव यू अ वेरी बिग थैंक्स कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा, एंड आई होप कि आपको इससे अच्छा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें फर्दर और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।